ओके, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था, सो आई थिंक इसलिए दिक्कत हो रहा था। आई थिंक नाउ इट इज ओके एंड एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ पे खत्म किए थे वही से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लगभग रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देख चुके हैं, और तुम लोगों को जो गूगल क्लासरूम में अपलोड किया हुआ है कुछ वीडियो, आई थिंक तुम लोग उसके थ्रू उसको चेक किए हो। सो लेट्स स्टार्ट। रेक्टेंगुलर वेवगाइड का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, कि डीजेनरेट मोड्स एंड डोमिनेंट मोड्स। ठीक है, हम देखें क्वेश्चन में ये पूछा गया, शॉर्ट नोट्स में 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये दोनों मोड क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, देन उसके बाद हम डायरेक्ट सर्कुलर वेवगाइड में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्लास थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ पे मतलब कल से जो जून मंथ स्टार्ट होगा, तो जून मंथ में हो सकता है तुम लोगों का मिड सेमेस्टर एग्जाम भी हो। सो एनी हाउ हम लोग को 50% सिलेबस के आसपास कंप्लीट करना है। सो अभी थोड़ा सा गेयर अप करना पड़ेगा। ओके, सो तुम लोग अपना अपना रोल नंबर, नाम एंड रोल नंबर चैट बॉक्स में लिख दो, अटेंडेंस हम ले लेंगे और स्टार्ट करते हैं। Okay, so I think you can show my screen. So आज हम बेसिक्स सर्कुलर वेवगाइड के ऊपर जो कुछ नोट्स है कुछ बनाए हैं, तो वो हम ऑलरेडी तुम लोग का गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए। ठीक है, सुबह। उससे पहले एक माइक्रोवेव असाइनमेंट पोस्ट किया हुआ है। सो दिस इज द वेरी बेसिक वन। इसके बाद हम असाइनमेंट 2 भी रेडी हो गया है, सो सबमिट इट। देन उसके बाद हम 2 असाइनमेंट्स देंगे। तो सर असाइनमेंट 1 का ड्यू डेट अब 3 मई का दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो वो 3 जून तक होगा। ओके, 3 में तो चला गया है, उसमें तो कुछ है नहीं, तो स्टूडेंट सबमिट भी कर चुके हैं, देख रहे हो। सो इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, प्लीज कंसिडर इट 3 जून। ओके, हम वो चेंज कर देंगे, अभी हम चेंज कर देते हैं। ओके, चेंज हो गया। सो सर्कुलर वेवगाइड का देखोगे कुछ दिया हुआ है वीडियोस और नोट्स, और डायरेक्ट हम डोमिनेंट मोड एंड डीजेनरेट मोड से स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर 4 मोड्स, ये लास्ट दिन हम लोग देख चुके थे कि टीई मोड एंड टीएम मोड्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। एक छोटा सा एक हम पूछते हैं, सपोज मान लो ये एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन है। ओके, और यहाँ पे इस तरह का दो ठो अगर हम डॉट लेके काम करेंगे फॉर टीएम मोड के लिए, ठीक है, तो इसका मोड क्या क्या होगा? दो डॉट दिया हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक है। Sir, TM21. दो डॉट दिया हुआ है, तो हम लोगों को कैसे करना पड़ता है, जो लोग नहीं जानते हो, हम लोग इस तरह से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डॉटेड लाइन देते, ठीक है। सो दिस इज फॉर एम एंड दिस इज एन। सो यहाँ पे कितना लाइन हम लोग को मिल रहा है, एम इक्वल्स टू 2 एंड एन इक्वल्स टू 1। सो कोई भी मोड का जो एम एन ऑर्डर में होता है हम लोगों का, टी एम एंड एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TM 21। यही बोला था ना तुम? Yes, sir. ओके, सो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक वेव्स को, मैग्नेटिक मतलब TM मोड फाइंड आउट करते हैं।
और अगर इलेक्ट्रिकल अगर मोड है तो उस समय टीई, अगर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड लेके अगर काम करेंगे तो उस समय इस तरह से हम लोग देखते एक देते हैं। कोई और स्टूडेंट बोलो इस तरह से, अगर मेरा अगर इस तरह से अगर मान लो सिंपल, ज्यादा कोई टफ हम नहीं देंगे, अगर सिंपल ये अगर रहेगा इसका टीई मोड कितना होगा, इसका टीई मोड कितना होगा, ऊपर में एम एन इस साइड में एन। कोई और बोलो। सपोज मान लो और भी हम दो ठो दे देते, इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा, अभी बोलो कितना होगा। बोलना पड़ेगा क्या नाम ये करके। अफगान खान, अरे यार अफगान खान। सर TE32 T32 32 T2 कैसा होता है, मतलब यह जो हम लोग वर्टिकली जब देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली, तो वर्टिकली हम लोग को होगा एम, तो एम का डायरेक्शन कितना है, ये एक, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, फिर ये अपवर्ड, दैट मीन्स 3 बार इसका चेंज हुआ है, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड एन इक्वल्स टू, एन के एन जब हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो एक बार और 2 बार चेंजिंग, फील्ड का जो चेंजिंग हुआ है वो 2 बार। सो एन इक्वल्स टू हो गया 2, दैट मीन्स हम लोग का जो ई मिल रहा है TE32, ठीक है। इस तरह से हम लोग, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए था, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू था। सो थोड़ा सा हम रिवीजन मतलब किए, तो अभी हम जाते हैं डोमिनेंट मोड के तरफ। देखो ऑलरेडी ये मेरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है, गूगल क्लासरूम में अपलोड किया हुआ है और तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना अपना कॉपी में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है जो भी लिखा हुआ है, ये हम मतलब एक जिस्ट आउट करके दिए हैं, इतना ही, मतलब तुम लोग का एग्जाम में अगर आता है तो काम हो जाएगा। डीजेनरेट मोड में बोला जा रहा है कि सम ऑफ द हायर ऑर्डर मोड्स, मतलब कुछ मोड्स है जो कि थोड़ा एक, मतलब 0 1 1 0 ये सब तो बेसिक मोड्स होता है, तो उससे ऊपर, ठीक है, हायर ऑर्डर मोड्स हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट मोड्स। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशंस मेरा लिखा हुआ है, देख सकते हो कि सम ऑफ द हायर ऑर्डर मोड्स, इंपॉर्टेंट टर्म, हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक मोड का तो एक एक तरह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, उसका जो फॉर्मूला है, सपोज फॉर्मूला डिपेंडेंट ऑन एम एंड एन वैल्यू, तुम लोग अगर फॉर्मूला देखोगे तो एम एंड एन वैल्यू के ऊपर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ सी, या फिर अगर हम लोग लैम्डा से निकालेंगे तो उसका चेंजिंग हो जाता है एम एंड एन वैल्यू के ऊपर बेस करके। सो यहाँ पे मतलब जो भी मोड तुम लोगे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेगा, ठीक है, मतलब सेम टू सेम उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसी वही सब मोड को हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट मोड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसा देखो, फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड TEMN, मतलब एमएन को कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है। PDF शेयर नहीं हो रहा सर, पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा सर, पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा है, नहीं सर सर, गूगल क्लासरूम वाला ही आ रहा है है टैब। सर। अरे हम इतना देर से ड्राइंग कर रहे हैं इधर, बोलो। ड्राइंग आ रहा है सर, 3 को लाइन आया है बस। वही सर, गूगल क्लासरूम वाला। एंटायर स्क्रीन शेयर कीजिए, आपसे गूगल क्रोम किए हैं शेयर, अच्छा अच्छा, बंद करके कीजिए एक बार शेयर। अभी क्लियर। हाँ अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। दैट मीन उससे पहले जो हम ड्रॉ किए मोड्स वगैरह वो दिखा नहीं। ओके, जो भी है। सो डीजेनरेट मोड मतलब सम ऑफ द हायर ऑर्डर मोड्स, ओके, सम ऑफ द हायर ऑर्डर मोड
जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और वेरी सिंपल तरीका से अगर बोलेंगे कि एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी मैच है, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैच है। तो फॉर अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड TEMN एंड TEM यहाँ पे एन है, ठीक है, TEMN एंड TMN मोड फॉर व्हिच बोथ m एंड n नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 नहीं हो सकता है, मतलब मोड कुछ मतलब कोई भी एक डॉट तो होना पड़ेगा उसमें, मतलब अगर 0 रहेगा तो एक दूसरे का तो सवाल ही नहीं होता है एक दूसरे के रिलेट होने का, ठीक है। तो विल ऑलवेज बी डिजेनरेट मोड। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल पे अगर देखोगे ऊपर में दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो स्टूडेंट लोग मिस कर जाता है कि कंडीशन ये सेटिस्फैक्टरी होना, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, A इक्वल्स टू B। तो एक टाइम पे मतलब ये इस तरह से ये दिखेगा, देखो ये तो मेनली हम लोग का रेक्टेंगुलर वेवगाइड रहता है, ये A रहता है, ये B रहता है, लेकिन A इक्वल्स टू B हो जाने पे क्या हो जाएगा, इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, ओके, जिसका A एंड B इक्वल इक्वल हो जाएगा। सो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मतलब ये एक पर्टिकुलर कंडीशन लिया गया, ऐसा नहीं कि एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसमें डिजेनरेट मोड नहीं होता है, उसमें भी होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे दिया गया है ताकि मान लो अगर तुम लोग एग्जाम में अगर लिखना चाहते हो कि A एंड B, मतलब इस वेवगाइड के लिए सपोज मान लो इसका A एंड B इक्वल इक्वल मोर और लेस हम ड्राइंग किए, तो इस वेवगाइड में TE43 एंड TE34 दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों मोड का ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगा। जस्ट लाइक ये पर्टिकुलर मोड के लिए TE11 जो है, देखो TE11 अगर करोगे तो दोनों साइड से ही लिखोगे तो TE11 ही होगा, है ना। तो इस मोड के लिए भी 43 या 34 या फिर 4444, तो बोथ आर, सबका मतलब ये जो दोनों मोड है, दोनों मोड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग सेम होगा। दैट मीन्स मेन जो हम कहना चाह रहे हैं कि मोड अगर अलग हो जाता है, कोई भी एक सर्कुलर वेवगाइड या फिर रेक्टेंगुलर वेवगाइड के थ्रू अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रहा है, उसका अगर मोड अलग हो जाता है तो डेफिनेटली वो m एंड n का वैल्यू चेंज हो जाता है। ये m एंड n के वैल्यू के ऊपर ही तो मोड का डिपेंड करता है ना। तो m एंड n वैल्यू चेंज होने के साथ साथ मोड का वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला देखोगे दोनों फॉर्मूला में m एंड n के ऊपर भी डिपेंड रहता है। थोड़ा सा फॉर्मूला हम देखते हैं ऊपर है या नहीं। ये स्लाइड पे नहीं है, वो दूसरा स्लाइड पे है। तो फॉर्मूला अगर चेक करोगे तो देखोगे वहां पे कट ऑफ वेवलेंथ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए m एंड n के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। सो इसी की वजह से अगर दोनों m एंड n चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह का मोड रहता है कि दोनों m एंड n चेंज करने के बावजूद भी बाकी पैरामीटर या जो भी कुछ रिलेशन है वो इक्वेशन में पुट करने के बाद भी हम लोग का जो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो वही सब जो मोड है वो एक दूसरे का डिजेनरेट मोड बोला जाता है, ओके। सो डेफिनेशन रिटन है, और बुक्स अगर देखोगे तो कुछ डायग्राम्स भी उसमें मिल जाएगा तुम लोगों को। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि डोमिनेंट मोड क्या है। तो डोमिनेंट मोड का डेफिनेशन जो है एकदम सिंपल है इसका कि द मोड हैविंग द हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हैविंग द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट लैम्डा सी होगा, तो वही जो मोड होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट मोड ऑफ द वेवगाइड, ऑफ द पर्टिकुलर वेवगाइड। सपोज तुम एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड लेके काम कर रहे हो, देखो वेवगाइड अगर चेंज कर दोगे तो नहीं होगा, वेवगाइड तुमको सेम लेना होगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर वेवगाइड में जिस पर्टिकुलर मोड का लैम्डा सी सबसे हाईएस्ट रहेगा उसी मोड को बोला जाएगा डोमिनेंट मोड, ओके। सो अगर ये हम लोग क्या जानते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रिवर्स होता है। सो अगर हम लोग ये वेव कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बोल रहे हैं तो अगर फ्रीक्वेंसी टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, दिस वन, दैट मींस लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मोड का होगा उस मोड को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट मोड। सेम चीज अगर हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ तक जिस मोड का होगा उस मोड को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट मोड। एग्जाम में पूछा गया था, 7 नंबर में पूछा गया था,
तो उसी हिसाब से तुम लोग का ये आंसर हम रेडी किए हैं। थोड़ा सा देखो, डोमिनेंट मोड, तो लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड, यू ऑलरेडी नो दैट TE10 इज द डोमिनेंट मोड, फिक्स है। ठीक है, TE10 का वैल्यू तुम खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके TE10 का वैल्यू वेब कट ऑफ वेब मतलब लैम्डा सी का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आएगा एंड FC का वैल्यू होगा सबसे लोएस्ट। ठीक है, ये पर्टिकुलर मोड के लिए इफ ए एंड ये कंडीशन दिया हुआ है, हर एक केस में एक एक कंडीशन देने से तुमका मतलब जस्टिफिकेशन और ये आंसर का मतलब क्लियरेंस और थोड़ा डीप हो जाता है। इफ ए इक्वल्स टू बी, दैट मींस डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ इक्वल, देन देयर आर टू डोमिनेंट मोड, TE10 and TE01. Again, this is the one particular special case. Otherwise, in case of any rectangular waveguide, in case of any rectangular waveguide, ये TE10 मोड डोमिनेंट मोड होगा ही होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो देखोगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इधर से कि हम लोग को हाईएस्ट लैम्डा सी वैल्यू होना चाहिए, हाईएस्ट लैम्डा सी वैल्यू होना चाहिए, हाईएस्ट लैम्डा सी वैल्यू होना चाहिए। सो देखो हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, लैम्डा सी इक्वल्स टू 2ab बाई रूट ओवर m² b² प्लस n² n²। ठीक है, ये मतलब रूट पूरा है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी नो। सो इस फॉर्मूला में तुम सारा अगर एक एक करके पुट करोगे तो देखो क्या होगा। देखो TE01 में तो यही सेम फॉर्मूला में, ये सेम फॉर्मूला में अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे TE01, तो लैम्डा सी विल गेट 2ab बाई रूट ओवर 0² प्लस a² इक्वल्स टू 2b। ठीक है, 2b हम लोग को मिला। ठीक, इसी तरह से TE सारा कुछ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए हो रहा है, नॉट वी आर नॉट डीलिंग विद TE के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो TE10 के लिए लैम्डा सी हो रहा है, लैम्डा सी 10 2ab रूट ओवर ऑफ b² इक्वल्स टू 2a, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला में पुट करके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक सिमिलरली और एक है TE11 के लिए 2ab रूट ओवर ऑफ a² प्लस b²। ओके, सो यहाँ पे देखो नॉर्मली जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है, नॉर्मली जो वाइडर पार्ट होता है ना, उसको हम लोग A बोलते हैं, एंड जो छोटा मतलब जो उसका जो विड्थ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं B। ओके, इस तरह से इसका मतलब लेंथ एंड विड्थ हम लोग मेजर करते हैं। सो ये जो बड़ा पार्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला में देखो तो थोड़ा सा तुम लोग मतलब TE01 के लिए 2b एंड TE10 के लिए 2a। ठीक है, तो व्हिच वन मतलब हम लोग जो लैब में जब काम करते हैं तो उसमें मतलब इसमें ए पार्ट तो बड़ा है, ए पार्ट बड़ा है ना। लैब में हम लोग का जो है वो एकदम प्योरली रेक्टेंगुलर, कोई कंडीशन हम लोग नहीं लगाएंगे, प्योरली रेक्टेंगुलर है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो लैब में हम लोग जो करते हैं यूज करते हैं, तो ये वाला 2a पार्ट बड़ा होगा, मतलब ये वाला कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करेगा। तो TE10 मोड is dominant mode in all the cases, in all the rectangular waveguide, whereas in previous you have seen that we have taken a condition that when A and B is equal. Okay, so when A and B are equal, that time क्या था हम लोगों का, दो डोमिनेंट मोड था, मतलब ये भी डोमिनेंट मोड था एंड ये भी डोमिनेंट मोड होगा। लेकिन इन केस ऑफ एनी अदर रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जिसमें हम लोग ए नेचुरली बड़ा पार्ट को लेके हम लोग इसको नाम देते हैं, तो उसका ए पार्ट अगर बड़ा होगा, बी पार्ट छोटा, दैट मीन्स इससे हम लोग का साफ साफ क्लियर हो जाता है कि TE10 मोड इज डोमिनेंट मोड इज ऑल रेक्टेंगुलर वेवगाइड। देखो यहाँ पे हम लोग एम एंड एन मतलब कोई भी फॉर्मूला में कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं पुट किए, सिर्फ सारा मोड के लिए भी ये जस्टिफाई, सारा वेवगाइड के लिए जस्टिफाई करेगा, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन। अब जाकर तुम ए एंड बी का वैल्यू लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास है। ठीक है, तो मेरा इतना सारा बोलने का मेन मतलब है कि TE10 मोड इज द डोमिनेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट वन कि व्हाई TE10 मोड इज डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ दिस मैनर। ओके, ये सारा करके दिखाना पड़ेगा। सो सिमिलरली ये अगर ए मोड के लिए अगर बड़ा है तो लैम्डा सी ऑफ 01 इज डेफिनेटली लेस देन ऑफ लैम्डा सी 10, इसका वेवलेंथ छोटा होगा वैल्यू से।
ना, 0.1 का वेवलेंथ छोटा होगा 2b, और ये है 2a। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2a पार्ट इज बड़ा, a अगर बड़ा है b से तो 2a ऑब्वियसली 2b से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन हम लोग का नॉर्मल वेवगाइड के लिए है। सो दैट इज व्हाई TE10 मोड इज द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, एंड इस मोड को हम लोग डोमिनेंट मोड बोल रहे हैं। ओके अगर हम लोग मैग्नेटिक मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर देखेंगे तो उस समय हम लोग क्या जानते हैं ऑलरेडी कि TM मोड में TM01 TM10 ये दोनों मोड सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, एज वेल एज TM00 मोड तो होगा ही नहीं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ये फिर भी लिखा हुआ है TM00 TM01 TM10 ये सारा मोड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे जो मिनिमम आता है TM11 उसका लैम्डा सी का जो वैल्यू होता है 2ab/a² प्लस b²। तो ये देखो यहाँ पे सेम टू सेम ही है, मतलब TE11 के लिए भी हम लोग का जो वैल्यू मिला था 2ab/√1a² प्लस b², जस्ट लाइक फॉर TM फील्ड के लिए भी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग का TM11 का सेम वैल्यू ही है, मतलब कोई अंतर नहीं। TE11 में भी जो वैल्यू हम लोग का मिला था TM11 का भी वही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो TE10 इज डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, दैट इज प्रूव्ड, क्योंकि इसका जो TM11 है ये सबसे मिनिमम है। TM11 ये जो वैल्यू आ रहा है ये TM के रेस्पेक्टिव में सबसे मिनिमम है। सॉरी हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। लैम्डा सी 2ab/√a² प्लस b², ये TM के लिए है, ठीक है। लेकिन TM11 एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड में साइमल्टेनियसली TE भी रहेगा TM भी रहेगा। तो ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड दिस वन, ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड 2a मोड फॉर TE10। तो ये तो डेफिनेटली इससे बड़ा है, 2a से इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो TM11 है, हाँ अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन TM ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए व्हिच वन इज डोमिनेंट, ठीक है। खैर भी ये क्वेश्चन डोमिनेंट तो बोला नहीं जाएगा, व्हिच वन इज मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ, उस केस में तुम लोग ये बोल सकते हो कि नहीं सर ये मतलब मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए दिस कंडीशन इज बेस्ट। लेकिन अगर हम लोग दोनों साथ में रख देंगे TE एंड TM, तो उस केस में TE का जो 01 मोड है वो डोमिनेंट मोड होगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम से हम तुम लोगों को बोल रहे हैं। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग अभी सर्कुलर वेवगाइड थोड़ा सा देखते हैं, एंड सर्कुलर वेवगाइड शुरू करने से पहले दिस इज द सर्कुलर वेवगाइड का जो फोटो है, क्या हो रहा है, दिस इज द फोटो ऑफ ए प्रैक्टिकल सर्कुलर वेवगाइड। जैसा कि हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड में देखे थे कि एक रेक्टेंगुलर जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो सर्कुलर है मेनली एक ये भी वेवगाइड तुम लोग जानते हो कि एक मेटालिक हॉलो स्पेस जिसके अंदर से वेव रिफ्लेक्ट करके करके एक दूसरे से मतलब एक वॉल से दूसरा वॉल में हिट करके या रिफ्लेक्शन बेसिस में आगे बढ़ता है। तो इसका जो स्पेस है तो स्ट्रक्चर है इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो विजिबल है ना, दिख रहा है ना इमेज? यस सर। ओके सो अभी हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर वेवगाइड का क्या क्या मतलब बेसिक डिफरेंस है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड से एंड सर्कुलर वेवगाइड का क्या क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो बेसिक इसका जो मटेरियल हम ऑलरेडी मतलब ये वाला नोट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, और भी 2 वीडियोस हम दिए हैं, ठीक है। तो उसमें एक वीडियो हम अपलोड किए हैं, एक आध डिराइवेशन भी सॉल्व करके कर रहा है, लेकिन यू हैव टू नो द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उसके बाद डिराइवेशन जो भी कुछ आएगा। सो और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये वाला ये जो पॉइंट वाइज हम लिख के रखे, ये क्लियर करने से तुम लोग ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हम और वो डिफरेंस डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो वीडियोस में जाके तुम लोग देख सकते हो, वही चीज डिस्कस किया हुआ है।
ओके, सो देखो सर्कुलर वेवगाइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवगाइड का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि एक हॉलो मेटालिक स्पेस जिसके थ्रू वेव ट्रैवल करता है, फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ, तो वो है एक वेवगाइड जो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रैवल करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज मतलब इसका मतलब कैसे डिजाइनिंग बेसिस में मतलब क्या अंतर रहता है। तो इट इज इजियर टू मैन्युफैक्चर कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वेरी सिंपल वन। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के रेस्पेक्टिव में ये बनाने में इसका सुविधा होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी जॉइंट इजीली कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इसका मीनिंग है कि जब वेवगाइड हम लोग का मतलब मान लो छोटा पड़ गया, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना, एक छोटा अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड इस तरह से सर्कुलर जैसा हो जा रहा है, इन ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये छोटा पड़ जा रहा है। फिर हम इधर से एक वेवगाइड, फिर से एक वेवगाइड हम ज्वाइंट किए, तो ये जो ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है मतलब इसके ये ज्वाइनिंग रेक्टेंगुलर वेवगाइड के रेस्पेक्टिव में हम लोग का सर्कुलर वेवगाइड में, इस सर्कुलर वेवगाइड में इजी होता है। तो ये दो हो गया तो गुड साइन, मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, मतलब अच्छा है, एडवांटेज है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के ऊपर से, अच्छी बात है। लेकिन ये जो अभी नेक्स्ट जो बोलेंगे ये है ड्रॉबैक। ये क्या है, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हम लोग जब स्पेस के रिगार्डिंग बात करेंगे सो इट इज माइनस, मतलब नेगेटिव पॉइंट, मतलब एडवांटेज अगर डिसएडवांटेज में अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे तो दिस वन इज द नेगेटिव वन। कि जब हम लोग स्पेस के कंसर्न में बात करेंगे मतलब व्हिच वन इज, देखो हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में हमेशा हम लोग का स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम लोग चीजों को छोटा करना चाहते हैं या फिर कोई भी डिवाइस प्रिपरेशन होता है उसमें स्पेस इज अ वेरी 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 वाइटल थिंग्स। क्या क्या होता है, मेनली स्पेस रहता है, फिर आता है मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब उसका कॉस्ट सेविंग करना पड़ता है, यही सब मेन चैलेंजिंग चीज है। तो इसमें हम लोग का स्पेस हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है ना वो मैक्सिमम पर्पस में यूज होता है एज कंपेयर टू सर्कुलर वेवगाइड, याद रखना, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे हम लोग सर्कुलर वेवगाइड से ही काम कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर वेवगाइड से करने से वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसका पाथ उस तरह से होने में, सपोज रेक्टेंगुलर वेवगाइड फिट नहीं हो रहा है, सर्कुलर वेवगाइड से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ रहता है चीजें, तो जिस वजह से हम लोग सर्कुलर वेवगाइड उस केस में चूज करेंगे, ठीक है। मैं देखोगे तो तुम लोग का कॉलेज के सामने भी देखे हो कि अभी गैस पाइपलाइन आ रहा है ना, मतलब इंस्टॉल हो रहा है जमीन के नीचे, तो वो सारा कुछ सिलिंड्रिकल मतलब सर्कुलर टाइप का है, तो उसका कुछ बेनिफिट, अगर रेक्टेंगुलर होता तो उसको इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत होता। तो इस तरह से मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीज रहता है जिसमें हम, जिसकी वजह से हम लोग सर्कुलर वेवगाइड फिर चूज करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको स्पेस कंसर्न अगर करेंगे तो उस केस में हम लोग को रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही यूज करना होगा, और नेचुरली मैक्सिमम मतलब एक्सपेरिमेंट पर्पस में लेबोरेटरीज में सब रेक्टेंगुलर वेवगाइड, हम लोग का लैब में भी कॉलेज में रेक्टेंगुलर वेवगाइड से हम लोग काम करते हैं, सर्कुलर वेवगाइड नहीं है। ओके, तो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि डोमिनेंट मोड, हम लोग उस केस में डोमिनेंट मोड क्या देखे थे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए TE10, लेकिन इस केस में हम लोग का डोमिनेंट मोड है TE11। जो भी फॉर्मूला अभी हम बताएंगे उसके थ्रू देखोगे मतलब ये जो पर्टिकुलर मोड है, इस पर्टिकुलर मोड में हम लोग का डेफिनेशन डोमिनेंट मोड का सेम रहेगा, ठीक है, डेफिनेशन सेम है। दैट मींस वी हैव टू अचीव द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ हम लोग को अचीव करना है। जिस मोड का हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ रहेगा, या फिर अदर तरीका से अगर बोलेंगे कि लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, उस मोड को हम लोग डोमिनेंट मोड बोलेंगे। सो TE11 इज द डोमिनेंट मोड फॉर सर्कुलर वेवगाइड। ओके, सो इट हैज मोर इंटरफेरेंस एट डोमिनेंट मोड। सो यहाँ पे जो सर्कुलर होने के वजह से ना इस मोड में एक मतलब जो सिग्नल होता है वो सिग्नल का कुछ एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग मोर नॉइज इन सर्कुलर वेवगाइड। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है, मतलब इस रेक्टेंगुलर वेव के रेस्पेक्टिव में एक इंटरफेरेंस जितना इंटरफेरेंस होगा उतना ज्यादा मेरा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो
नेक्स्ट वन देखते हैं कि द TE01 एंड TM01 मोड्स आर rotationally symmetrical, hence rotational polarization can be overcome. This one is the one positive point जिसमें बोला गया है कि TE01 एंड TM01 ये जो दो मोड्स है ये मोड रोटेशनली सिमेट्रिकल, ओके। तो रोटेशनली सिमेट्रिकल होने के वजह से पोलराइजेशन, अभी तक तुम लोग शायद पोलराइजेशन ईएमएफ में पढ़ा, हमको पता नहीं तुम लोग स्टडी किए हो या नहीं, लेकिन इसमें आएगा, पोलराइजेशन पार्ट आएगा कि एक वेव मतलब कैसे, मतलब अगर एक्सिस रहता है, एक वीडियोस भी हम तुम लोग को दिखाएंगे, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा मतलब कैसे, मतलब एक उसको मतलब अचीव हो रहा है, मतलब एक जब उसका प्रोग्रेशन हो रहा है वो किस बेसिस में हो रहा है। देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, लिनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन। तो ये सर्कुलर पोलराइजेशन जो है ना, सर्कुलर पोलराइजेशन इस सर्कुलर वेव गाइड में अचीव होता है, एंड दैट इज व्हाई ये जो रोटेशनल पोलराइजेशन कैन बी ओवरकम, मतलब पोलराइजेशन के वजह से अगर कोई सिग्नल लॉस हो जाता है तो उस टाइप से ये वेव गाइड हम लोग का काम में आएगा। So however some modes are not rotationally symmetrical, जो मोड्स में मेरा सिमेट्रिकल नहीं होता है उसमें मेरा सर्कुलर रोटेशनल पोलराइजेशन अचीव नहीं होगा। तो TM01 मोड that has lowest attenuation, so it is suitable for long wave guide transmission। तो TM01 जिस मोड में मतलब बोला जा रहा था TM01 तो उस मोड का एज द लोएस्ट एटेन्यूएशन के बारे में अगर टाइम रहेगा तो बोलेंगे एटेन्यूएशन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एटेन्यूएशन, लोएस्ट एटेन्यूएशन मतलब लोएस्ट सिग्नल लॉस, इस तरह से मान लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर सिग्नल ऐसा रहता है तो ये अगर नॉर्मल मेरा सिग्नल है तो ये सिग्नल ड्यू टू सम लॉस, ठीक है, ये कम्युनिकेशन भी तुम लोग स्टडी किए, ये सिग्नल धीरे धीरे छोटा होके मतलब एकदम पूरा लॉस हो जाता है। सो इसी को हम लोग एटेन्यूएशन बोलते हैं, मतलब एक प्रॉपर जो वोल्टेज होना चाहिए था वो प्रॉपर वोल्टेज घट के जीरो के तरफ चल जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उस रेंज तक हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिपीटर यूज करेंगे या फिर एम्पलीफायर यूज करेंगे उसको बूस्ट अप करने के लिए। सपोज इस पॉइंट में हमको फिर से एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। सो TM01 मोड हैज द लोएस्ट एटेन्यूएशन, इसमें सबसे लो एटेन्यूएशन कम होता है, तो इसके लिए हम लोग इस वेव गाइड को चूज करते हैं फॉर लॉन्ग वेव गाइड ट्रांसमिशन। सो अभी जो है ये है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कुलर वेव गाइड। तो इसका जो देख ही रहे हो, एक जो हम तुम लोग को फिगर दिखाए तो उसको एक दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे जेड एक्सिस पे दिस इज द, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन करोगे दिस इज द फ्रंट, मतलब यहाँ से तुम्हारा सिग्नल जाएगा, और ये जो है ये जेड एक्सिस पे सिग्नल प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस पे सिग्नल प्रोपागेट हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है प्रोपागेशन अलोंग विथ इन जेड डायरेक्शन, एंड ए व्हाट इज ए इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर वेव गाइड, ओके। सो यहाँ पे अभी जो हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज डिराइवेशन अभी हम नहीं देखेंगे। फॉर्मूलाज का मतलब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा एंड बोला जाएगा कि इसका लैम्डा सी निकालो, इसका एफ सी निकालो, हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सो फॉर्मूलाज याद रखना होगा। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है TEM मोड इज नॉट पॉसिबल जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर वेव गाइड। जैसा कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर वेव गाइड में भी हम लोग क्या देखे थे, ओनली TE मोड एंड TM मोड्स, नॉट TEM मोड्स। TEM मोड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कहाँ पे अलाउ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से रेक्टेंगुलर वेव गाइड एंड सर्कुलर वेव, देखो ये वेव गाइड का ही बेसिक डेफिनेशन है कि TEM मोड वेव गाइड में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चाहे तुम सर्कुलर वेव गाइड ले लो, चाहे तुम इलिप्टिकल वेव गाइड ले लो, चाहे तुम रेक्टेंगुलर वेव गाइड ले लो, सो TEM मोड सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी वेव गाइड, ठीक है। सो ओनली TE मोड एंड TM मोड इज पॉसिबल।
ओके, सो डिजाइनिंग ऑफ सर्कुलर वेवगाइड। सो डिजाइनिंग ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, ये मतलब डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग का कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ईएमएफ जब हुआ था, आई थिंक तुम लोग बेजल्स इक्वेशंस स्टडी किए थे। बेजल्स इक्वेशन थोड़ा सा हटके है एंड अभी हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसेल्स इक्वेशन से ही हम लोग का ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है सर्कुलर वेवगाइड के लिए। बेसेल्स इक्वेशंस मतलब एक्स एन पी, ठीक है, बाई 2 पाई, मतलब मेन जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ सी का वैल्यू, एफ सी इक्वल्स टू एक्स एन पी बाई 2 पाई रूट ओवर म्यू एंड एप्सिलॉन। ओके, म्यू वेयर म्यू इज अ टोटल, मतलब म्यू का अगर वैल्यू लोगे तो म्यू इक्वल्स टू होता है म्यू जीरो म्यू आर एंड एप्सिलॉन इज ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, सो नॉर्मल दिस इज द फॉर्मूला एफसी के रेस्पेक्टिव में। ठीक इसी से बनता है कट ऑफ वेवलेंथ 2 पाई ए बाई एक्स एन पी, इतना याद रखने से ही होगा, ठीक है। 2 पाई ए बाई एक्स एन पी, इसमें देखो जस्ट लाइक ऑपोजिट था। और इसको हम लोग वेलोसिटी के रेस्पेक्टिव में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो नॉर्मली वेलोसिटी जो होता है ना 1/√ओवर म्यू एप्सिलॉन। ओके, नॉर्मली जो वेलोसिटी होता है 1/√ओवर म्यू एप्सिलॉन, दिस वन। सो यहाँ पर भी सेम, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। कोई जगह पे अगर मान लो म्यू जीरो म्यू आर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो म्यू इक्वल्स टू तुमको म्यू जीरो एंड म्यू आर एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू एप्सिलॉन आर, ये दो तो होगा। सो उसके बाद this is the formula of cutoff wavelength and cutoff frequency in circular waveguide। एक मतलब एग्जांपल लेके दिखाया गया है इधर कि for TE11 मोड डोमिनेंट मोड, for TE11 जो हम लोग का डोमिनेंट मोड है, लिखा हुआ है TE11 इज द डोमिनेंट मोड। सो ये TE11 डोमिनेंट मोड के लिए एक एग्जांपल लेके दिखाया गया है कि एक्स एनपी का जो वैल्यू होता है 1.841 होगा, यूनिटलेस फिगर है। सो उसका करस्पॉन्डिंग जो कट ऑफ वेवलेंथ वो 2 पाई ए बाई 1.841, ये मतलब जस्ट दिखाया गया, ये याद रख, ये मतलब ऐसा करके मतलब ये रटना नहीं है। सो जस्ट मतलब तुम लोग कोई भी जब प्रॉब्लम करोगे उसमें भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। सो एक पर्टिकुलर मोड का एग्जांपल लेके हम लोग इसको कर रहे हैं। सो फेज वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोग देखे, फेज वेलोसिटी सेम रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसमें सेम टू सेम एफ सी बाई एफ। मतलब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी इन द सर्कुलर वेवगाइड, कुछ मान लो न्यूमेरिकल डाटा दे दिया गया है, सो जो फॉर्मूला है उसी से सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो गाइडेड वेवलेंथ भी सेम, इसका भी कोई चेंज नहीं है, लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा बाई रूट ओवर 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर। सो इसका भी सेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है फॉर्मूला में, ठीक है। जो मतलब नॉर्मल गाइडेड वेवलेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो भी सर्कुलर वेवगाइड के लिए सेम चीज है। नाउ एक अनदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेव इंपीडेंस है ईटा, दिस इज नॉट एन, ओके, ईटा इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर। सो वेव इंपीडेंस मतलब जब वेव ये ट्रेवल कर रहा है उसके दौरान मतलब इसका क्या क्या मतलब इंपीडेंस हो रहा है, वेयर ईटा इज इक्वल्स टू 120 पाई फॉर फ्री स्पेस, दैट मींस एयर के थ्रू जब ट्रेवल हो रहा है तो उस केस में ये ईटा का वैल्यू 120 पाई होगा एंड वो 125 वैल्यू से हम लोग का ZW डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग का मेनली जो है ना ये ZW देन उसके बाद गाइडेड लैम्डा जी, उसके बाद तुम्हारा VP लैम्डा C FC, ये सब वैल्यू हम लोग को चाहिए एक पर्टिकुलर सर्कुलर वेवगाइड डिफाइन करने के लिए। मतलब जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जब कोई मान लो तुम अगर कुछ सॉफ्टवेयर में काम करोगे, एक पर्टिकुलर वेवगाइड डिजाइन करोगे, तो ये सब वैल्यू पहले फिक्स करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग का उसका FC जानना पड़ेगा, लैम्डा C जानना पड़ेगा एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग देना होगा। ये दिस इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी F, मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग काम करेंगे उसी उस बेसिस पे ही ना हम लोग बनाएंगे, ऐसा नॉर्मल तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला। इसका डिराइवेशन भी होता है कि कैसे होता है, मतलब 1-2 पेज का मतलब डिराइवेशन होता है, बहुत लंबा। सो एग्जाम में एक आध पूछा भी जाता है,
तो अभी फिलहाल हम नहीं बोल रहे हैं, दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट फॉर योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम्स। सो